विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये जानकारी ज़रूर हम आपको पहुंचाएंगे, जिसमें कि औपचारिक तौर पर ये बताया जाएगा कि दोनों देशों ने कौन कौन से क्षेत्रों में समझौते किए हैं आज की बातचीत में, आज की मुलाकात में। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा, संस्कृति, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी आप पहचान कर सकते हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध रहे हैं और उसमें और अधिक संबंधों को प्रगाढ़ करने की संभावना है, गुंजाइश है। और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि दोनों देश अपने संबंधों को और अधिक बढ़ा सकते हैं। और हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो समझौते हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जो जिन क्षेत्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति से जुड़े विषय, इस पर कुछ समझौते हो सकते हैं। जहाँ तक आर्थिक संबंधों का मामला है तो दोनों देशों के बीच संबंध जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं। निवेश हो, फिर भारतीय जो उद्यमी हैं, भारतीय कामगार हैं, भारतीय जो उद्योगपति हैं, उनके लिए जैसा कि हमने बताया कि करीब करीब 35 लाख भारतीय, जो कि यूएई की आबादी के हिसाब से अगर आप देखें तो करीब करीब 30-35% वो वहाँ पर हैं, भारतीय मूल के लोग, जो अलग अलग चीज़ों में हैं। तो इससे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध जो है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी संबंधों को लेकर जो नए समझौते हुए हैं, उन्हीं समझौतों की जो फाइलें हैं, जो आधिकारिक पत्र है, उसका ये आदान प्रदान आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। और ये आदान प्रदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान हैं, उनकी मौजूदगी में ये आदान प्रदान हो रहे हैं समझौता पत्रों के। तो जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि एक दिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा है यूएई की, और फ्रांस से लौटते वक्त प्रधानमंत्री यूएई की यात्रा पर आए हैं। तो यूएई की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री का आधिकारिक तौर पर स्वागत तो किया ही गया, और उसके बाद फिर ये जो दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं उसको लेकर के ये आधिकारिक तौर पर आदान प्रदान किया जा रहा है आबू धाबी में। जहाँ तक दोनों देशों के बीच संबंधों और समझौतों का सवाल है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी पहचान की गई है और जिसके तहत इन समझौतों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये सहमति पत्रों का आदान प्रदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। अभी मैं आकर और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे राज्य और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपनापन हमेशा यहाँ मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया,
इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज, ये मेरे लिए हमेशा हमेशा हृदय को छूने वाला रहा है। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपनेपन का प्यार मिला है, और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत ही क्लियर थिंकिंग, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 की भरसक तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और मेरे लिए यहाँ आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूँ। और ये COP20 में भी मैंने मन बना लिया है, मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा, और मेरे लिए जो भी अपेक्षा होगी, भारत का एक कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया में इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं, और इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हमने इस ऐतिहासिक समझौते पर मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय में सहमत हुए। ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट के बिना संभव ही नहीं, और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। इस समझौते के बाद एक साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई। ये और हमने पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं। अगर हम तय करें तो कर सकते हैं, और इससे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न हुए। यूएई का भारत में सबसे चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। यूएई की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत का आज का स्टार्टअप वो कल का यूनिकॉर्न है, उसकी गारंटी है। अरे पर यूनिकॉर्न बना तो देश दुनिया की इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए तरीके से लीड करने वाला है, और उसमें आपका सहयोग एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ADI के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस बनाने के लिए हमने हमारे बजट में विशेष प्रावधान रखा है। हम गिफ्ट सिटी में डाटा एम्बेसी खोलने के आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और मुझे लगता है कि डिजिटल एम्बेसी, डेटा एम्बेसी अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था विकसित होगी। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए
नए इनिशिएटिव मिल रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारी फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और मैं मानता हूं कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देने का निमित्त बनेगी, ऐसा मैं देख रहा हूं। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवंत उदाहरण है। ऐसे भिन्न सहयोग हमारे संबंधों को यूनिक बनाते हैं और उसमें आपके नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं फिर एक बार इस गर्व